हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन है और जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जिसमें लगभग 7 से 8 टॉपिक हो चुके हैं। आई थिंक 10 टॉपिक भी हो चुके हैं और आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उड़ान योजना जो थी, उड़े आम नागरिक जो है कि वो सारी चीज़ कंप्लीट की थी। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा शहरी अवसंरचना विकास निधि, जिसको हम कहते हैं UIDF, यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसी तरीके से एक होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि ग्रामीण स्तर पे जो है कि अवसंरचना का विकास निधि करने के लिए बनाई जाती है। तो ग्रामीण स्तर की जो होती है उसी की तर्ज पे शहरी अवसंरचना विकास निधि का विकास किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक ने 10,000 करोड़ के परिव्यय से शहरी अवसंरचना विकास निधि का संचालन शुरू कर दिया है। मतलब 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि से इन्होंने शहरी अवसंरचना विकास निधि का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा कर दी गई थी और इसे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तर्ज पर ही स्थापित किया गया है। तो यहाँ से यह बात पता चलती है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि ऑलरेडी पहले ही डेवलप हो चुकी थी, पहले ही बनाया जा चुका था। उसी आधार पर शहरी अवसंरचना निधि को बनाया गया है। अब ये क्या काम करेगी, कैसे शहर में अवसंरचना विकास करेगी, कैसे इस फंड का यूज करेगी, इस चीजों को समझने से पहले हम नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बेसिक डिटेल ले लें, जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे ये राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत 1988 में इस्टेब्लिश की गई। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। इस्टेब्लिश की गई और साथ ही साथ ये सभी वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने और बाजार की क्षमता का दोहन करने और उसमें वृद्धि करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो आप देखेंगे जितनी भी आवास योजनाएं होती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शहरी आवास योजना हो, ग्रामीण आवास योजना हो, तो उन सभी के लिए जो बजट होता है, उन सभी के लिए जो पैसा होता है, वो राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। हालांकि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आप देखेंगे कि 2019 में एनएचबी से भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के बाद यह एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। और रेजिडेक्स नाम का सूचकांक जो होता है, आवास मूल्य सूचकांक HPI, यह भी जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम यहाँ पर इसके बारे में चीजों को समझते हैं कि ये क्या करेगा। जैसे शहरी अवसंरचना विकास निधि फंड है, इसको कैसे खर्च करेंगे। तो पहली बात कि अवसंरचना के निर्माण हेतु इसका जो उद्देश्य है कि अवसंरचना के निर्माण हेतु वित्त पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को आगे बढ़ाना। अर्थात कि जो शहर के स्तर पे राज्य डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो सीवर की व्यवस्था करना चाहते हो, सीवेज की, आवास की व्यवस्था करना चाहते हो, सड़कों की व्यवस्था करना चाहते हो, शहरों में लाइट लगाने की व्यवस्था करना चाहते हो, कैमरे लगाने की व्यवस्था कर रहे हो, तो इस तरीके से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान किया जाएगा राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, और वो इसके आधार पे अपने प्रयासों को और बढ़ा सकेंगे, ताकि जो वित्तीय कमी होती है, बजट की कमी होती है, वो कमी पूरी की जा सके और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ साथ मौजूदा योजनाओं से प्राप्त संसाधनों का भी लाभ उठाएं। मतलब 15वां वित्त आयोग क्या कहता है कि केंद्र सरकार के पास जितना भी पैसा आता है उसमें वो राज्य सरकारों को हिस्सा देती है और केंद्र शासित प्रदेशों पे भी खर्च करती है। तो वो हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा के तौर पे ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जो 10,000 करोड़ की निधि से शुरू किया गया, इसमें हालांकि निधि और बढ़ती जाएगी, पैसा और बढ़ता रहेगा, तो इस पैसे का भी प्रयोग किया जा सकेगा। कवरेज की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार शहरों की जो संख्या है, तो टीयर 2 शहर लगभग 459 टीयर 2 शहर को कवर किया जाएगा और टीयर 3 शहर जो कि 580 मतलब 580 टीयर 3 शहर वाले कवर किए जाएंगे इस योजना के तहत। अब एक चीज जान लीजिए कि टीयर 2 शहर किसे कहते हैं, टीयर 1 शहर किसे कहते हैं, जिसमें जनसंख्या 1 लाख से लेके, ध्यान दीजिएगा, 9,99,999
एवरेज कहा जाए तो 10 लाख के आसपास आप मान सकते हो। तो अगर इसके बीच की जनसंख्या है 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच की, तो उसे हम टीयर 2 शहर कहेंगे। और अगर जनसंख्या 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में, तो उसे हम टीयर 3 शहर कहेंगे, यानी और पिछड़ा शहर जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। तो टीयर 2, टीयर 3 शहर को 2011 की जनगणना के अनुसार इन सब में शामिल किया जा रहा है। और इनमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पात्र शहरों की जनसंख्या के आधार पर फंड को आवंटित किया जाएगा कि जो भी राज्य इसमें शामिल होना चाह रहा है, मतलब जो भी शहर, तो उसमें जनसंख्या कितनी है। अगर उसकी जनसंख्या 1 लाख के अंतर्गत है तो टीयर 3 शहर में आ रहा है, तो उसको कुछ अलग आवंटन मिलेगा। और अगर वो शहर टीयर 2 में आ रहा है जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो उसको कुछ अलग आवंटन मिलेगा, अलग धनराशि दी जाएगी। और अनुमति प्राप्त गतिविधि अर्थात आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के मिशनों और कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का उद्देश्य क्या है कि भाई जितने भी आवास योजना है, जो भी चीजें, उनको कंप्लीट कराया जाए। हालांकि कंप्लीट कराने में योगदान राष्ट्रीय आवास बैंक, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, अब ये इसमें क्या करेगी, इनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करेगी। अब जैसे मैंने अभी बताया कि शहरों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे सीवरेज हो गया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया जिसे हम कचरा प्रबंधन कहते हैं, कूड़ा वगैरह जो हमारे घरों से निकलता है, नगर निगम की गाड़ियां आती है सुबह सुबह और वो कूड़ा कचरा लेके चली जाती हैं, लेकिन वो अपने घर थोड़े इकट्ठा करेंगे, वो उसे कहीं ना कहीं कोई सीवेज प्लांट में, किसी प्लांट में उसे रिसाइकिल करेंगे। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। जल की आपूर्ति, स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं को जो है कि प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो परियोजना है, इसके प्रस्ताव का न्यूनतम और अधिकतम आकार कितना होगा। अगर कोई परियोजना 5 करोड़ रुपए और अधिकतम 100 करोड़ रुपए की होगी, लेकिन पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम आकार कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। और नोडल एजेंसी इसके लिए कौन होगी, तो वो होगी आपकी वित्त विभाग। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो भी राज्य सरकार कोई ऐसी योजना लॉन्च करे जो कम से कम 5 करोड़ रुपए की तो जरूर होनी चाहिए और अधिकतम 100 करोड़ रुपए की, तब उसे नेशनल हाउसिंग बैंक के इस शहरी आवास, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास निधि है, इससे उसे पैसा मिल जाया करेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अन्य बिंदुओं में देखें तो इस फंड का उपयोग कभी भी प्रशासनिक खर्चों और रखरखाव के लिए नहीं किया जाएगा। पता चले इससे हमने क्या किया, कर्मचारियों की सैलरी देना शुरू कर दिया, कर्मचारियों के वेतन देने शुरू कर दिए, पेंशन देना शुरू कर दिया, सरकारी आवास में गाड़ियों की कमी थी तो गाड़ी शुरू कर दी खरीदनी, ये सब नहीं किया जाएगा। केवल शहरी स्तर पर जो विकास की संभावनाएं तलाशी जाएंगी उसमें ही ये पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन ध्यान देना, आवास, विद्युत, दूरसंचार, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा संस्थान भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने नए नए स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए, नए नए इंटर कॉलेज बनाने शुरू कर दिए, नए हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए, नई जो है कि आपने आवास बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इसके लिए जो पैसा मिलता है वो वित्त आयोग, जो 15वां वित्त आयोग है, उनके अनुदान के तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी चीजों के लिए पैसा दिया जाता है। जबकि हम जो पढ़ रहे हैं शहरी अवसंरचना विकास निधि, इसके माध्यम से मैंने बताया कि जल आपूर्ति को देखा जाएगा, स्वच्छता को देखा जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन को देखा जाएगा, सीवरेज की समस्या देखी जाएगी, शौचालय की व्यवस्था देखी जाएगी। इन सभी चीजों को तैयार किया जाएगा, न कि ये जो चीजें मैंने अभी पढ़ी। साथ ही मूल राशि, जो ऋण राशि होगी, जो राज्य सरकारों को ऋण दिया जाएगा, वो 7 वर्षों के भीतर 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना भी आसान है। मतलब जरूरी है कि मूल ऋण राशि जो है वो 7 वर्षों के भीतर 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। और इसके लिए 2 साल की अधिस्थगन यानी लॉकिंग पीरियड भी रखा जाएगा। राज्यों द्वारा लिया गया उधार संविधान के अनुच्छेद 293 यानी आर्टिकल 293 के सब क्लॉज 3 द्वारा शासित होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि राज्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष यानी एक वर्ष में, वो बाजार और वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की निर्धारित क्षमता के भीतर ही उधार ले सकते हैं। अब बाजार में जैसे वो सिक्योरिटी वगैरह अपनी बेच के, बॉन्ड बेच के कर सकते हैं कलेक्ट, या फिर वो वित्तीय संस्थाओं से भी पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है। जो शहरी अवसंरचना विकास निधि बनाई जा रही है, तो पहली प्रासंगिकता है कि एसडीजी को प्राप्त करना। एसडीजी कौन सा, 11, जिसमें शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लोचशील, टिकाऊ बनाने पर प्रावधान किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 प्राप्त हो सकेगा। नगर नियोजन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि टाउनशिप, जो टाउन प्लानिंग होती है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा।
उचित तरीके से टाउनशिप होगी, एक जगह सीवरेज होगा, कहीं नालियों के निकलने की व्यवस्था होगी, कहीं पे कचरा प्रबंधन होगा। इन सभी चीज़ों के लिए जैसे आप देखोगे चंडीगढ़ बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया गया उस शहर को। अगर कभी नहीं गए हो तो जरूर जाइए चंडीगढ़। वहाँ आपको देखने को मिलेगा सड़कें कहाँ पे हैं, कॉलोनी कहाँ पे हैं, मेगा मॉल्स कहाँ पे हैं और नालियाँ वगैरह कहाँ पे हैं। बहुत सिस्टमेटिक डेवलप किया गया है। बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकेगा। शहर देश के लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में नोडल बिंदु होते हैं, इसलिए शहरों को डेवलप करना बहुत जरूरी है। शहरों की भीड़ को कम करना, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत की 40% शहरी आबादी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में रहती है। इससे तेज गति से बढ़ने के भी अनुमान है। तो अगर हम इस चीज़ को डेवलप कर सकेंगे तो ग्रामीण और दूर दराज के अन्य क्षेत्रों से जो लोग सीधे मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरीय शहरों की ओर पलायन करते हैं, इनके पलायन को भी रोका जा सकेगा। और टीयर 2 और टीयर 3 जो कि छोटे छोटे शहरों में भी इनके पलायन को आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सीधे मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों में जाएं तभी रोजगार मिलेगा। हम छोटे छोटे शहरों में भी हम आकर्षित कर सकेंगे, टीयर 2 टीयर 3 शहरों में, और वहाँ पे रोजगार को क्रिएट कर सकेंगे। नगर निगमों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, विकास कार्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, ये सभी इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता है। और आपको बताते चले कि टीयर 2 शहर और टीयर 3 शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे और कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन 2015 से चल रहा है, अमृत कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2015 से, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास संवर्धन योजना हृदय 2015 से। तो ये तीनों ही योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के शहरी अवसंरचना विकास के लिए शुरू की गई है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि शहर के विकास के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत नेट। क्या है हमारा टॉपिक? भारत नेट। आपने सुना भी होगा कि पूरे भारत को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात चल रही है। तो शहरों में तो आप देखोगे हर जगह आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, 5G स्पीड मिल जाती है। लेकिन गांव में आज भी ग्रामीण स्तर पे लोगों को छत पे जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए, बात करने के लिए छत पे जाना पड़ता है। टावर नहीं मिल रहा होता तो कोई टावर पे चढ़ जाता है, कोई पेड़ पे चढ़ा रहता है। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत नेट परियोजना को शुरू किया गया है, जिसके आधुनिकीकरण करने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी क्रियान्वयन की रणनीति में बदलाव भी किया जा रहा है और इस क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों, ध्यान देना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों जिसको हम लोग कहते हैं विलेज, यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन मतलब पूरे गांव गांव के अंतिम छोर तक जब कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया जाएगा तो उसी को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ग्राम स्तरीय उद्यमियों के जरिए हम लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन प्रदान करेंगे और जो VLE होंगे यानी कि जो ग्राम स्तरीय उद्यमी होंगे ये 50-50% के मतलब 50 के अनुपात में राजस्व साझाकरण के आधार पर अपने घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाएंगे। मतलब घरों पर तक गांव के जितने भी घर हैं उनमें कनेक्शन पहुंचाएंगे। सरकार अगले 2 वर्षों में सभी 6,40,000 गाँव, देखिए सरकारी आंकड़ा करा 6,40,000 गाँव हैं, गाँव को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है और फाइबर अवसंरचना को घर तक पहुंचाने का खर्च सरकार खुद वहन करेगी, सरकार वहन करेगी। लेकिन इसके लिए ग्रामीण उद्यमियों की केवल घरेलू कनेक्शन के रखरखाव और परिचालन की जिम्मेदारी होगी और वे उपभोक्ताओं की शिकायतें जैसे फाइबर के कटने के आदि के निवारण भी करेंगे। जैसे आप देखोगे कि जो फाइबर तार जो जमीन के नीचे बिछाए जाते हैं कभी कभी वो कट जाते हैं, तो JCB वगैरह आती है, जो इंजीनियर होते हैं उनके कंपनियों के, वो उसे सही करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, व्यवस्था करते हैं उसकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है तीसरा पैकेज, यानी अब भारत नेट को तीसरा पैकेज ये मिला है 1.3 लाख करोड़ का। और यहाँ पे 2017 में पहला पैकेज शुरू हो गया था, पहले 2 चरणों की। 2021 में मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अधिक धन आवंटित किया था। हालांकि वो भागीदारों को आकर्षित करने में विफल रही, लेकिन इसी चीज को दोबारा शुरू किया गया। अच्छा, भारत नेट के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं पहले। कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी कि CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है संचार मंत्रालय के अंतर्गत, और ग्राम पंचायतों को, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इट मीन्स कि वाईफाई की सुविधा प्रदान करना
और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क को बीएसएनएल के साथ इसका विलय कर दिया गया 2022 में, और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। वित्त पोषण इसको कौन कर रहा है? अब जैसे केंद्र सरकार ने 1.39 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया, लेकिन सरकार ने ये थोड़े कि ग्राम पंचायतों को पैसा बांट दिया, नहीं तो सारी ग्राम पंचायत तो पैसा खा जाएगी। तो उसके लिए एक संस्था बना दी गई, यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये उसका वित्त पोषण करेंगे। तो अब जरा भारत नेट का महत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्व कि ग्रामीण भारत आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा, यानी बैंकिंग, डाकघर जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं को हम डिजिटल बना सकेंगे, फोन पे, गूगल पे जैसी सुविधाओं को बढ़ा सकेंगे। कृषि क्षेत्र, किसानों को जागरूक करने में मदद मिलेगी, कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में ऑनलाइन उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा, लाइव सेशन वो यूट्यूब पर देख सकेंगे, ये सारी चीजें। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो सकेंगी, हेल्थ एजुकेशन में टेलीमेडिसिन जैसे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली उतारा जा सकेगा जमीनी स्तर पे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। दीक्षा जैसे सरकारी कार्यक्रम जो योजनाएं चल रही, उनका ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार हो सकेगा। हालांकि अभी प्राइमरी स्कूल में दीक्षा प्रोग्राम चलता है, प्रेरणा पोर्टल चलती है, निपुण भारत चल रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से बच्चे अपने घरों के अंदर भी बैठ के दीक्षा कार्यक्रम को, यूट्यूब क्लासेस को देख सकेंगे। और ई कॉमर्स की पहुंच, जब ऑनलाइन जो है कि चीज़ें हम ऑर्डर कर पाएंगे, कनेक्टिविटी होगी वहाँ पे, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो है कि आप मिंत्रा वगैरह जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसकी सुविधाएं भी वहाँ पे प्रदान होनी शुरू हो जाएंगी। रोजगार के भी अवसर बहुत सारे, लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान होने की बात हो रही है कि 2.5 लाख अवसर यहाँ पे पैदा होंगे। अब जरा हम और आगे देखते हैं कि भारत नेट को लागू करने में फिर कुछ ना कुछ चुनौतियां भी रही होंगी, क्योंकि अभी तक अगर ये पूरा नहीं हुआ, तीसरा चरण शुरू हो गया, इसका मतलब कि परियोजना में देरी हो रही है। इस परियोजना को 2019 तक कंप्लीट कर लेना था, लेकिन नहीं किया गया। बुनियादी सहायक अवसंरचना की कमी है, ग्राम पंचायत में सुरक्षित स्थान, विद्युत आपूर्ति जैसी सहायक अवसंरचनाओं की कमी के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि कौन सी जगह पे हम इस फाइबर को बिछाएं। बिजली की आपूर्ति हो नहीं पा रही है गाँव में, अभी भी भारत के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। परियोजना की उच्च लागत, अर्थात कि परियोजना का समय से पूरा न हो पाने में इसकी लागत काफी बढ़ गई है। अब इसकी महंगाई काफी है। इट मीन्स कि अगर 2020-21 से 21-22 के बीच अगर आप 1 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर बिछा रहे हो, तो इसकी लागत अब दोगुनी हो गई है, तो ये महंगाई बढ़ रही है, इसका भी अवसर हो रहा है। वहीं कम उपयोग, अपेक्षित गांवों में केवल 27% को ही नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान हुई है मार्च 2022 तक। सेवा की गुणवत्ता की बात करेंगे तो बार बार इसमें खराबी आती है, लाइन में कनेक्शन बंद हो जाते हैं। सर्विस और रिपेयरिंग हेतु ग्रामीण अधिकारियों की शिकायतों और अनुरोधों की संख्या बढ़ती जा रही है। बार बार वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ का केबल काम नहीं कर रहा है या हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा इंजीनियर भी नहीं दिए जा रहे हैं ताकि उसकी रख रखाव किया जा सके। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इंजीनियर भी नहीं मिल पा रहे सही ढंग से। बीएसएनएल की कमजोर प्रशासनिक क्षमता, और इसकी वजह से बीएसएनएल को अधिक घाटे का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी सुनने में आया कि बीएसएनएल को तो अब बंद कर दिया गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी, क्योंकि 2022 में जो आयोजित नीलामी में भी एक भी बोली प्राप्त नहीं हो सकी, अंततः निविदा रद्द करनी पड़ी और निजी क्षेत्र को भारत नेट के परिचालन और अपग्रेडिंग के लिए कम आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा था, जबकि जिम्मेदारियां अधिक थी। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से भारत नेट परियोजना अभी तक जमीनी स्तर पर अपने जो लक्ष्य थे उसको पूरा नहीं कर सकी। आगे की राह में आप ये कर सकते हो कि पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इसके कार्यान्वयन के लिए। और परियोजना के कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें बेहतर प्रशासनिक ढांचे और गवर्नेंस की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र जैसे बीएसएनएल जैसे सेक्टर इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो तो घाटे में जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को आप इंटरेस्टिंग जो है कि करिए, उनको आकर्षित करिए एफडीआई के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ताकि वो भारत नेट की योजना को कंप्लीट कर सकें और भारत को कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। जागरूकता बढ़ाना, ग्रामीण आबादी के बीच इतना लोकप्रिय नहीं है भारत नेट। हालांकि आप और हम एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमें ही नहीं पता होता कि सागरमाला परियोजना कब शुरू हुई, किसके लिए हुई, भारत नेट परियोजना कब शुरू हो गई। जब हमें सोचिए जागरूकता नहीं है तो गांव के लोगों को क्या पता होगा इसके बारे में। तो इसी निजी क्षेत्र के ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ती है। गांव गांव में आज एयरटेल की सिम मिलती है, आपको जियो की सिम मिलेगी, वोडाफोन की सिम मिलेगी, उनके नेट कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन
ये जो भारत नेट परियोजना है इसको इन कंपनियों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारत में महापत्तन की कार्यप्रणाली। महापत्तन का मतलब क्या होता है? जो बंदरगाह होते हैं उनकी कार्यप्रणाली पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, इनको हम एक नज़र देख लेते हैं कि कौन से जो आपके पत्तन है, एयरपोर्ट है, वो किस राज्य में आते हैं। जैसे कांडला पोर्ट, ये आपका गुजरात में आता है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जेएनपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये आपका महाराष्ट्र में आते हैं। मार्मो गोवा, गोवा में आते हैं। मंगलुरु कर्नाटक में आता है। कोची केरल में आता है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में आता है। चेन्नई और एन्नौर, ठीक है, जिसको कामराज पोर्ट भी अब कहा जाता है, ये दोनों ही आपके मतलब जो तमिलनाडु में आते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, पारादीप ओडिशा में और कोलकाता जो कि हुगली नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में आते हैं। तो ये जानकारी तो ले ली आपने कि कौन कौन से कहाँ आते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, इनकी क्या फंक्शनिंग हो रही है। तो परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित एक संसदीय स्थायी समिति ने देश में महापत्तनों की कार्यप्रणाली पर 352वीं रिपोर्ट को पेश किया है। सामान्य तौर पे भारत में पत्तन को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, और ये जो वर्गीकरण होता है ये संभाले जाने वाले यातायात के आधार पे है कि कौन सा पत्तन कितना यातायात को संभाल रहा है, कितना जो है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कितना आयात निर्यात कर रहा है। उसकी कार्यप्रणाली के आधार पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है महापत्तन या प्रमुख पत्तन, जिसको मेजर पोर्ट्स कहते हैं, और ये केंद्र सरकार के डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है, प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, जो संघ सूची का विषय होता है। तो हमने ये जो पढ़े अभी तक, ये सभी के सभी मेजर पोर्ट्स थे, और इन सभी पे इनकी स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इस पे डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, क्योंकि ये मेजर पोर्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य सरकार के अधीन चले गए तो हो सकता है केंद्र सरकार से इनका टकराव होने की वजह से ये अपने इस पोर्ट का प्रयोग केंद्र सरकार के लिए न करने दें, तो आयात निर्यात में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसीलिए जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, और ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ गौण पत्तन भी होते हैं, यानी कि माइनर पोर्ट्स, जो कि राज्य समुद्री बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और ये समवर्ती सूची का विषय होते हैं। मतलब इस पे केंद्र भी कानून बनाएगी और राज्य भी बनाएगा, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो केंद्र का कानून सबसे पहले इस पे सर्वोपरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वोपरि हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, देश में 12 महापत्तन हैं और लगभग 213 अन्य पत्तन हैं। तो जो 12 महापत्तन है, इस पे किसका कंट्रोल है? केंद्र सरकार का है, और इस पे 2 कानूनों के माध्यम से हम शासन करते हैं। एक होता है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021, और भारतीय पत्तन अधिनियम यानी इंडियन पोर्ट एक्ट। तो ये एक्ट आपको पता रहने चाहिए, कौन से वर्ष में है, कौन से नहीं, तो ये चीजें पता रहनी चाहिए। अब भारत में पत्तनों का हम प्रदर्शन देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो पहली चीज, टर्न अराउंड टाइम। ये जो टर्न अराउंड टाइम होता है दोस्तों, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो 94 घंटे हुआ करते थे 2013-14 में, अब 2023-24 में घट के 52 घंटे हो गए हैं। तो आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया टर्न अराउंड। तो सीधी सी बात है कि जब पत्तन पे यानी कि पोर्ट पे, बंदरगाह पे, जब कोई जहाज अपना कंटेनर का सामान लेके यहाँ पर आ जाता है, पोर्ट पे आगमन करता है, और कितनी देर यहाँ पे रुकता है, कितनी देर में वहां से पूरा सामान उतर जाता है, पूरा कंटेनर खाली कर लिए जाते हैं, सारी उसकी जो क्या कहते हैं काम होते हैं, लिखित डेटा होते हैं, जो रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो एक नए शिपमेंट के लिए प्रस्थान कर चुका होता है। इसके बीच लगने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? 52 आवर्स में टर्न अराउंड टाइम हो चुका है। पहले क्या था कि सरकार लचीली थी, सरकार के अधिकारी लचीले थे, फ्लेक्सिबल थे। इट मीन्स कि वो रजिस्टर को मेंटेन करने में लापरवाही करते थे। तो अब एक जहाज आ गया है, माल लोड करके, उसे उतारिए, उसका सारा सामान जल्दी जल्दी जिस कंपनी का है उसे फ़ोन करिए, उसे ट्रैक कराइए, उसके ऑर्डर को वहाँ से खाली कराइए, जहाज को खाली करिए, दूसरे शिपमेंट के लिए जाए, दूसरे देशों में जाए अपने सामान को लेने। तो इसमें लगभग 94 घंटे लगते थे, अब सरकार ने इसको 52 घंटे तक कर दिया। तो एफिशिएंसी बढ़ गई, जहाज जल्दी जल्दी काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ गई। वहीं यातायात की बात करें तो 500 मिलियन टन जो वित्त वर्ष 2013-14 में था, इससे बढ़ के 796 मिलियन टन हो गया है। लगातार यातायात कंटेनरों में वृद्धि देखी जा रही है। कार्गो की बात करेंगे तो कार्गो हैंडलिंग में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। कार्गो हैंडलिंग का मतलब होता है जिस जगह पर ये जहाज स्थिर होते हैं, जिस जगह पर ये जहाज
खड़े रहते हैं, रुके रहते हैं, तो उस जगह को भी जो है कि लगातार वृद्धि की जा रही है। ऑपरेटिंग या संचालन अनुपात, कमाए गए प्रत्येक रुपए के बदले खर्च किए गए रुपए को ऑपरेटिंग अनुपात कहते हैं। 2021 में 53 हुआ करते थे, अब जो है कि 48 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से हमने 100 रुपए अगर कमाए हैं तो उसमें से उसके ऊपर, पोर्ट के ऊपर, जहाज के ऊपर, कंटेनर के ऊपर हमने 48 रुपए खर्च भी किए। तो 53 रुपए पहले खर्च करते थे, अब घट के 48 रुपए हो गए। आगे चल के हम देखेंगे कि हो सकता है अब ये धनराशि और भी कम की जा सके, 40 रुपए तक बस हम खर्च करेंगे। तो धीरे धीरे हम इससे इनकम को बढ़ा रहे हैं, खर्च को कम कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं हम महापत्तन की कार्यप्रणालियों में चुनौतियां क्या आ रही हैं। पहली, वित्तीय बाधाएं बनी हुई है कि भारत में महापत्तनों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, और जिससे आप देखोगे कि मुंबई पत्तन पर 13,000 करोड़ रुपए की पेंशन फंड देनदारी बची हुई है, जो इनके कर्मचारियों की और भी जो लोगों की है, तो वो लगभग घाटे में जा रहे हैं। क्षमता का समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक महापत्तनों की कुल क्षमता का केवल 49% ही उपयोग हो पाया है, और बाकी सब क्या हो रहा है, संसाधनों की बर्बादी हो रही है। ट्रांसशिपमेंट हब की कमी है, केवल 25% भारतीय ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालते हैं। कनेक्टिविटी संबंधी चुनौती हो रही है, कुछ पत्तनों को व्यस्त रेल यातायात, मल्टी मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी कमी की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और इससे माल ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए हम पोर्ट को क्या करें, बंदरगाहों को क्या करें, सड़क कनेक्टिविटी से जोड़िए, रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़िए, छोटे छोटे जो नदियों के जहाज कनेक्टिविटी से जोड़िए, ताकि बंदरगाह पे जितना भी सामान उतरे वो जल्दी जल्दी उस जगह से खाली हो जाए। ऐसा नहीं कि वहीं पे इकट्ठा करते रहो। वहां से कैसे खाली होगा भाई, अगर सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो बड़े बड़े ट्रक आएंगे, अपना कंटेनर ला दे और चलेगा अपनी कंपनी में लेके। रेल की कनेक्टिविटी होगी तो कुछ भारत सरकार के कंटेनर है तो उसे रेल पे ला दो और भेज दो भाई, जहां जहां जिस राज्य सरकार को चाहिए। कहीं पे नदियों के माध्यम से अगर हम पानी के जहाज को भी यूज करें नदियों में, तो हम नदियों का प्रयोग करके भी हम राज्यों तक अपने सामान को पहुंचा सकेंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वहां से माल ढुलाई जल्दी से जल्दी हो सकेगी। अवसंरचना संबंधी कमी हो रही है कि कई पत्तन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कार्गो की निकासी में समस्या हो रही है। मेगा पोर्ट्स जो कि केवल 5 महापत्तन और 2 अन्य पत्तन की क्षमता 100 MTPA से अधिक है, बाकी और सबकी क्षमता क्या है, कम है। प्रशुल्क या टैरिफ संरचना सख्त होना, सरकार के स्वामित्व वाले महापत्तन सख्त टैरिफ संरचना के कारण अधिक कार्गो आकर्षित करने में समर्थ नहीं है, यानी कि फेल हो जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बेसिक जानकारियां हैं यहाँ पे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, स्पेशली आरओ में। तो सबसे पुराना प्रमुख पत्तन कौन है दोस्तों, तो कोलकाता पत्तन सबसे पुराना है, जिसका नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, और ये एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन है क्योंकि ये हुगली नदी पर स्थित है। मुंबई पत्तन भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक पत्तन और बंदरगाह है। कामराज पत्तन जो कि तमिलनाडु में है, इसको एन्नौर पत्तन भी कहते हैं, और ये कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित पत्तन है जो कि कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। आगे देखते हैं कि कार्यप्रणाली में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी मेंस के लिए होती हैं। कैसे सुधार कर सकते हैं कि समग्र निगरानी करिए। जो सागर मंथन डैशबोर्ड विकसित किया गया है परियोजनाओं की नियमित निगरानी और पत्तनों की वित्तीय कार्यप्रणाली को देखने के लिए, तो सागर मंथन डैशबोर्ड का प्रयोग करिए। रियल टाइम ट्रैकिंग करिए कि यातायात प्रबंधन के लिए जहाजों पर रियल टाइम ट्रैकिंग जो करनी है उसके लिए सागर सेतु ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। व्यापार सुविधा यानी कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल NLP समुद्री स्तर पे नामक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं, जो आयातक और निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं के बीच व्यापार को सुगम बना रहे हैं। पत्तन के प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी भी की जाए, जैसे टर्न अराउंड टाइम की निगरानी के लिए सागर उन्नति डैशबोर्ड शुरू किया गया। तभी तो हमें पता चला कि 94 से घट के हम 53 घंटों का प्रयोग कर पा रहे हैं, मतलब 52 घंटों का, और आगे चल के हम और भी इस घंटे को कम कर सकेंगे। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए हमने सागरमाला परियोजना के तहत 101 सड़क और 90 रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू किया, ताकि यहाँ से माल ढुलाई आसानी से हो सके। साइबर सुरक्षाएं भी की जा रही हैं कि परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना करना, सभी स्तरों पर मल्टी फैक्टर सत्यापन किया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का भी कार्यान्वयन किया जा सके। पत्तनों का डिजिटलीकरण यानी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली, एंटरप्राइजेस बिजनेस और ऑनलाइन RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हम इसकी जानकारी को और बेहतर कर सकें।
लेकिन यहीं पे कुछ सिफारिश भी की गई हैं इस संसदीय समिति के द्वारा, जहां से ये मुद्दा शुरू हुआ। पर्यटन विभाग की जो संसदीय समिति थी, तो उसने कुछ अपनी सिफारिश भी दी है। उसने कहा कि एक एकीकृत योजना बनानी चाहिए पत्तन के विकास करने के लिए, जिसके लिए आप स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ इसका एकीकरण करो। अब स्थानीय अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है? पत्तन के आसपास समुद्र है, तो वहां पे आप मत्स्य उद्योग का प्रयोग कर सकते हो, सहायक उद्योग को डेवलप कर सकते हो। सहायक उद्योग का मतलब, अब मछली पालन करने के लिए आपको नेट चाहिए, जाल चाहिए, नाव चाहिए, नाव बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए, तो ये सभी सहायक उद्योग के माध्यम से डेवलप कर सकते हो। औद्योगिक क्लस्टर का विकास करिए और कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो एक एकीकृत योजना बनाओ, तब जाके पोर्ट को हम डेवलप कर सकेंगे। पत्तन का आधुनिकीकरण करो। जो ओल्ड बर्थ है, जहाज ठहराने के स्थान, ये पुराने हो चुके हैं और अप्रचलित उपकरण हो चुके हैं। अब इन्हें आधुनिक उपकरणों के साथ रिप्लेस कर दीजिए। पत्तनों का मशीनीकरण करिए। पत्तनों के मशीनीकरण से संबंधित 31 परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि इनको मैकेनाइज्ड कर दिया जाए, ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट किया जाए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निवेश में भी वृद्धि करनी चाहिए, तभी जो है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे और जो नए नए कार्गो हैं हम उसे आकर्षित कर सकेंगे। पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, अर्थात उद्योगों और सुविधाओं की स्थापना के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर निजी निवेशकों को पत्तन की भूमि पट्टे पर दी जानी चाहिए। यानी कि पोर्ट की जो भूमि है वो पट्टे पर दे दीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, ताकि वो उसे और बेहतर तरीके से डेवलप कर सके इंडस्ट्री के माध्यम से। और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जल स्तर पे, यानी नदी के स्तर पे, रेल के स्तर पे, सड़क के स्तर पे ये कनेक्टिविटी प्रदान कीजिए, जो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का व्यापक कार्यान्वयन भी होना चाहिए और एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम आज का अपना आखिरी टॉपिक कवर करेंगे। तो देखते हैं, लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट क्या कहती है। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। जल शक्ति मंत्रालय ने दोस्तों लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की है, जो कि 3 श्रेणियों अर्थात प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई योजना में वर्गीकृत की गई है। तो जो लघु सिंचाई योजना पर छठी रिपोर्ट आई है, इसको हम आगे देखते हैं अभी। लेकिन हम जान लें कि भारत में जो सिंचाई परियोजना होती है उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होती है प्रमुख, मध्यम और लघु। तो इनका क्या एरिया माना जाता है, क्या जो इनका कैटेगरी है, तो देखिए जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं होती हैं ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है और लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम होती हैं। तो ये इनकी कैटेगरी है। तो इसी लघु सिंचाई के लिए इन्होंने योजना मतलब दी है। तो ये जो छठी रिपोर्ट आई है ये आपकी स्पेशली किसके लिए आई है? लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए। तो ये तीनों आंकड़े पता चल गए, लघु सिंचाई में 2,000 तक, मध्यम में 2,000 से 10,000 और प्रमुख सिंचाई में या बृहद सिंचाई में 10,000 से अधिक हेक्टेयर की भूमि कवर की जाती है। हालांकि लघु सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूजल दोनों तरह के जल स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक तो भूजल का और एक सतही जल, इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि वहीं प्रमुख और मध्यम, यानी कि मध्यम और जो बृहद लघु परियोजनाएं मतलब परियोजनाएं होती हैं, इसमें सतही जल संशोधन जो संसाधन होते हैं इन्हीं का दोहन किया जाता है, इसमें भूजल का प्रयोग कम किया जाता है। तो लघु सिंचाई जो क्षेत्र संबंधी योजनाएं हैं ये समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होती हैं और इसके अतिरिक्त राज्यों की स्वयं की राज्य विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं भी हो सकती हैं। तो ध्यान देना, प्रमुख और मध्यम वाली केंद्र सरकार के अधीन गई, जबकि लघु सिंचाई योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, कार्यान्वित होती है और राज्य सरकार चाहे तो अपनी खुद की एक विशिष्ट लघु सिंचाई योजना भी शुरू कर सकता है। और केंद्र प्रायोजित योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण RMIS की शुरुआत 1987-88 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था RMIS का? यह था प्रभावी योजना नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण करना। तो जो छठी गणना आई है, सेंसस आया है, ये जल शक्ति मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत की गई है और पहली गणना ऐसे इस संदर्भ में 1986-87 के साथ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 1993 में प्रकाशित की गई। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे लघु सिंचाई योजनाओं की जो श्रेणियां हैं, स्पेशली इसमें एक होता है भूजल योजना और एक होता है सतही प्रवाह योजना। तो सतही जल का जो प्रयोग होता है, जैसे इसमें भूजल पुनर्भरण के लिए टैंक होता है, चेक डैम होते हैं, अन्य योजनाएं इसमें होती है इनके संरक्षण के लिए। और भूजल के लिए इसमें कुएं, बोरवेल, कम गहराई वाले ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल और अत्यधिक गहराई वाले जो ट्यूबवेल्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे पश्चिमी भारत में या पश्चिमी यूपी में, जैसे आप यहाँ पे शामली, मुजफ्फरनगर, हरियाणा और गाजियाबाद,
बागपत, मेरठ, इन क्षेत्रों में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कि आपको ट्यूबवेल देखने को मिलेंगे। तो लघु सिंचाई का महत्व क्या है? सबसे बात अगर हम पहले करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इस परियोजना को तैयार करने से जो भूजल का पुनर्भरण हो सकता है, यानी कि ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं। लघु और सीमांत किसान अपने खेतों तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो लघु और सीमांत किसान होते हैं वही मैक्सिमम 2000 हेक्टेयर के अंतर्गत आते हैं। हालांकि बहुत सारे भारत में ऐसे किसान हैं 70% कि जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तो है तो वो लघु और सीमांत किसान। और राज्यों द्वारा विद्युत पर, मशीनरी आदि पर सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता भी प्रदान की जा रही है। और पिछले कुछ वर्षों में उन्नत जल वितरण उपकरणों के प्रयोग से लघु सिंचाई में जल उपयोग दक्षता में सुधार आया है। इससे जल की बर्बादी में भी कमी आ रही है, तो जल की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, जो छठी गणना आई है, इसने क्या पॉइंट दिए हैं, तो जरा एक नज़र इन पे भी हम देखते हैं। तो जल निकायों की ये पहली गणना है जिसे राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से छठी लघु सिंचाई योजना के सहयोग से किया गया, और इसके लिए आधार वर्ष जो था वो 2017-18 को बेस बनाया गया। 2017-18 के बेस पे कंपैरिजन किया जा रहा था कि कितना परिवर्तन हुआ। भारत में लघु सिंचाई योजनाओं की बात करेंगे तो 695 जिलों में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं विद्यमान है, और जिसमें कि 94.8% लघु सिंचाई योजना भूजल आधारित है और 5.2% सतही जल आधारित है। क्योंकि भूजल में आपको कुएं मिलेंगे, ट्यूबवेल मिलेंगे, बोरवेल मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, तो इनकी आवश्यकता के माध्यम से हम लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा कर पा रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे लघु सिंचाई परियोजनाओं में यूपी का पहला नंबर आता है 17.2% के साथ पूरे भारत में। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है 15.4%, मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे आता है 9.9%, और तमिलनाडु फोर्थ नंबर पे आता है 9.1%। और अगर हम बात करें लघु सिंचाई परियोजनाओं में कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। किसकी? कुएं की। और इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल्स, मध्यम गहरे ट्यूबवेल्स और गहरे ट्यूबवेल्स का स्थान आता है। तो सबसे अधिक किसकी हिस्सेदारी हो रही है? कुएं की हिस्सेदारी हो रही है। छठी गणना में कहा गया कि लघु सिंचाई योजनाओं में 1.42 मिलियन वृद्धि दर्ज की गई है लघु सिंचाई योजनाओं में, और इसमें भी 96% लगभग निजी स्वामित्व में है और लगभग 3.44% सार्वजनिक स्वामित्व में है। अब निजी स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि जहां पे किसान स्वतः अपने आधार पे अपनी व्यवस्था कर रहा है लघु सिंचाई योजनाओं की, कहीं ट्यूबवेल्स खोद रहा है, कहीं कुआं खोद रहा है, कहीं नहरों का निर्माण करा रहा है, तो ये व्यक्तिगत स्तर पे, निजी स्तर पे हो रहा है। सरकार के सहयोग से केवल और केवल 3.4% ही चल रही है, क्योंकि किसान सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकता। किसान सरकार के भरोसे बैठेगा तो कर्ज भी माफ नहीं हो रहा है, ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है, आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, इसीलिए किसान अपनी व्यवस्था खुद कर रहा है। तो 96% निजी स्वामित्व से ही सारी की सारी लघु सिंचाई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का उपयोग की अगर हम बात करें तो 97% सिंचाई योजनाएं उपयोग में है। 97% सिंचाई योजनाएं उपयोग में है, बाकी 2.1% जो योजना है वो अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे भूजल का बड़े पैमाने पर इनके द्वारा दोहन किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक प्रयोग किसका हो रहा है? भूजल का ही प्रयोग हो रहा है, लगभग 95% के आसपास। तो ये बहुत बड़ा एक दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है, सूखे की समस्या देखने को मिल रही है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। गैर जलोढ़ मृदा, जो कि आपका जलोढ़क मृदा कहाँ पे है? उत्तर भारत का पूरा मैदानी क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, यमुना का मैदान हो गया। लेकिन जहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं है वहाँ पे ट्यूबवेल जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, और 70% हिस्सा गैर जलोढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारत का। तो ऐसे क्षेत्रों में हम ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है कि जमीन के नीचे से ट्यूबवेल पानी खींच ले, ऐसा है ही नहीं वहाँ पे। लघु सिंचाई योजनाओं का निजी स्वामित्व के अधीन होना एक प्रकार से जल जैसे साझा संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। भाई निजी स्वामित्व रहेगा तो कुछ लोगों को तो जल बेहतर तरीके से मिल रहा है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जबकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका बंटवारा सभी लोगों के बीच में उचित तरीके से होना चाहिए था, वितरण होना चाहिए था। लेकिन ये एक समस्या आ रही है, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण सूखे जैसे अनिश्चितताओं का खतरा अधिक है, यानी प्राकृतिक आपदाओं की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, और सूखे की वजह से भुखमरी, गरीबी, अकाल, बीमारी, ऐसी भी समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं।
तो ये तो थे आज की क्लास के टॉपिक दोस्तों, और कल हम लोग पढ़ेंगे इन सभी टॉपिक के आगे की कहानी को, और जल्दी हम लोग इकोनॉमिक्स को खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, आर्ट एंड कल्चर। सभी टॉपिक में थोड़े लॉन्ग करके कंप्लीट कर दूंगा, आप भरोसा रखिए, परेशान मत होइए। जैसे ही आपकी सितंबर की मैगजीन आएगी उससे पहले आप देखेंगे कि आपकी अगस्त की मैगजीन बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही बेस्ट मेथड के साथ कंप्लीट हो चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मेरी आपसे बात हो सकेगी। तो जय हिंद, जय भारत।